कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था तो 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। 2 जजों की बेंच ने 5 जजों के बेंच के ऑब्जर्वेशन दे दिए थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने। 75 साल के इस जो कूड़ा था, 75 साल का जो वहां नचाया था इन्होंने लोगों के साथ, महिलाओं बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ जो किया था, उसको सही करना पुण्य का काम है सर। ये पुण्य किया है। एक इखलाक के ऊपर कोई काम हो जाता है यहां, सही या गलत, तो पूरे देश में आगजनी होती है। और आपने दसियों लाख लोगों को क्रैश करके रखा और आप कह रहे हो इट वाज जस्टिफाइड। इसी कड़ी में एक और तर्क देते हैं, लगातार दिया जाता रहा है कि इंस्ट्रूमेंट एब्जेक्शन कुछ शर्तों के साथ हुआ था, अधिमिलन हुआ था, एक्सेशन हुआ था, मर्जर नहीं हुआ था। अब ये 2 फॉर्मूले क्या थे ऐसे जिसकी बार बार वो एक तरह का एक तर्क पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी मैंने कहा, ये एजी नूरानी ने एस्टेब्लिश किया 60 के दशक में और वो लोगों के दिमाग में बिल्कुल भर गया। हाँ। सरदार पटेल को उस समय ये निश्चित रूप से लगा होगा कि ये विषय जरूर उठेगा भविष्य में। और सौभाग्य की बात है कि गृह मंत्री भी फिर गुजरात से आए और गुजरात से प्रधानमंत्री भी आ गए। उस समय गांधी भी गुजरात के थे और पटेल भी गुजरात के थे और प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी था। और अभी गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर दोनों गुजराती हैं। तो ये तो एक वो है संयोग है कि वहीं से 75 वर्ष बाद 2 व्यक्ति आए और उन्होंने वही चीज फिर से उठाई। तो पटेल को उस समय लगा होगा कि भाई ये विषय भविष्य के घर से खुलेगा जरूर। तो व्हाइट पेपर एक बनाया उन्होंने, 2 व्हाइट पेपर बने थे, पहले फिर दोबारा। उस व्हाइट पेपर में पूरी एक प्रक्रिया डॉक्यूमेंट के रेफरेंस सहित लिख दी थी। मतलब वो रिकॉर्ड हो गया, सरकारी रिकॉर्ड कि ये हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास 562 से ज्यादा रियासतें हैं और आपको बताऊं 562 रियासतें 40% भारत में, 60% भारत ब्रिटिश इंडिया था, 40% वो बचा और 40% में 562। तो आप समझ सकते हैं आपके मोहल्ले के बराबर भी नवाब साहब रहे होंगे, क्योंकि नवाब साहब के 10 बच्चे हुए तो बड़े नवाब, मजले नवाब, छोटे नवाब, सजले नवाब, 10 नवाब हो गए, एक गांव मिल गया, एक गांव के नवाब हो गए। अब इन नवाबों को डील करना है, हर गांव के नवाब को। भारत सरकार डील करेगी क्या? इससे बड़े तो जमींदार ब्रिटिश इंडिया में मिल जाते हैं। तो उस समय ये था कि भाई इनको सबको एक करना है, क्योंकि पॉलिसी ये है कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को या तो भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। ये माउंटबेटन प्लान है, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा भी है। तो कैसे करें? तो व्हाइट पेपर ये कहता है देयर वाज नो यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। हमने कोई इंटीग्रेशन का यूनिवर्सल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है, कुछ के मर्जर आपस में हुए। जो ये छोटे छोटे राज्य है ना, नवाबों के, छोटे नवाब, बड़े नवाब, मजले नवाब, सजले नवाब, भैया ये एक वाइब्रेंट यूनिट बना ले तो भारत सरकार इनसे बात करेगी। नहीं, भारत सरकार एक बार वहां से निकलेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन खत्म कर सकते थे, फिर भी भारत सरकार ने उस समय एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाया और कहा कि भाई एक काम करो, आप इकट्ठे हो लो। तो समहाउ 273, जहां तक मुझे नंबर अगर करेक्ट है, तो 273 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने आपस में मर्ज करके 7 यूनिट बनाई। तो आप समझ सकते हो कि ऑन एन एवरेज एक 20-25 रियासतों ने मिलकर एक यूनिट बनाई। ठीक। और ये जो एक यूनिट 40 रियासतों ने, 35 रियासतों, जो भी नंबर है, इस एक यूनिट से फिर भारत सरकार ने बात करी। तो ये आपस में पहले मर्ज हुए, मर्ज होने के बाद इन्होंने एक यूनिट बनाई, एक यूनिट बनाकर भारत सरकार से बात करी और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। वही जो राजा कर रहा है। कुछ रियासतें ऐसी थी जो अकेली पड़ी हुई हैं, उनका कोई वाइब्रेंट यूनिट नहीं बन सकता, तो वो सीधी प्रोविंस जो थी उसमें सीधा चले गए, तो उसको मर्जर शब्द इस्तेमाल किया। कुछ रियासतें ऐसी हैं जो सीधे भारत सरकार के पास उन्होंने अपने राइट सरेंडर किए, तो उनको हमने चीफ कमिश्नर प्रोविंस किया, उनके भी हम मर्जर के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बाकी रियासतें हैं उनमें हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पहले साइन किया
फिर कुछ कोविनेंट हो सकता है साइन किए हों, फिर हो सकता है सब्सिक्वेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, मतलब अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रोसेस है। फाइनल सबको कहां आना है? फाइनली सबको आना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्समेंट में लाना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन होना है। वो एक प्रोसेस है जहां से शुरू हुआ और फाइनली, ये तो बात आप 47 की कर रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा? 50 में, 26 नवंबर 1949 में। तब तक 3 साल के लिए क्या एक अंडरस्टैंडिंग कि भाई रिलेशन डेवलप हो, ताकि लोगों को भी असहजता ना हो, राजा को भी असहजता ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि भारत कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस में चला जाए या टर्बुलेंस में चला जाए। तो उसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ। भाई आप शर्ट पहनते हो तो पहले कपड़ा खरीदोगे, वो तब कटेगा, फिर वो सिलने के लिए कटेगा, फिर वो सिलकर फिर कटेगा, फिर वो सिला जाएगा, सिलकर अगर कुछ रह जाता फिर कटेगा, तब कहीं शर्ट बनेगी भाई। तो उसका एक प्रोसेस है। आज कपड़ा आपके पास है और शर्ट आप पहन लोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका एक प्रोसेस है। ये लोग भैया उसमें 2 प्रोसेस दिए हैं, इंटीग्रेशन थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड इंटीग्रेशन विदाउट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं साइन किया उनका भी इंटीग्रेशन हुआ है। ये तो तब भी प्रोसेस में थे। हैदराबाद का कोई प्रोसेस नहीं है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन बना, निजाम को दिया गया कि भाई ये है, निजाम ने कहा मैं इसको स्वीकार करता हूं और लागू करता हूं। जिस दिन निजाम ने स्वीकार करके लागू करवा दिया, उस दिन निजाम कहां चला गया? निजाम चला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि निजाम अब रूलर नहीं रहा। लेकिन इस पॉइंट पे भी कपिल सिब्बल ने एक अजीबोगरीब तर्क दिया है, और लगातार वो अपनी बहस में ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एक्ट है, पॉलिटिकल एक्ट है, पॉलिटिकल एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी इसमें है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं है इसमें। कि जब आपके पास पावर थी आपने जूनागढ़ का मर्जर कर लिया, जब आपके पास पावर थी आपने हैदराबाद का मर्जर कर लिया, आज आपके पास पावर है तो आपने जम्मू कश्मीर का भी कर लिया। ये तर्क का ऑब्जर्वेशन कैसे देखते हैं? इस तर्क का मुझे कोई सिर पैर नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता जब आप कहते हो कि ये पॉलिटिकल एक्ट था। सो व्हाट इज नॉट इन पॉलिटिकल एक्ट? पॉलिटिकल एक्ट से ही आप असेंबली चुनते हो, और वही असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है। कैन यू डू एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट एनी पॉलिटिक्स? हाँ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बगैर कुछ कर सकते हो क्या? यू आर सेइंग दैट यू आर द पॉलिटिकल, इट्स एन पॉलिटिकल एक्ट। या इट्स एन पॉलिटिकल एक्ट। पॉलिटिकल एक्ट है। Now the politics decide how to run this country, and that is why we make we proposes the constitutional amendment। एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई आपके पास पैरामाउंट है, आपने कर लिया। अरे भाई आप पैरामाउंट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करवाया कि नहीं? फरमान हैदराबाद के निजाम ने लागू किया कि आपने लागू किया? और जूनागढ़ में तो वो भाग गया, तो क्या करते बताओ? जूनागढ़ का नवाब अगर भाग गया, कहीं कहीं डूब के मर गया शर्म के मारे, अब क्या करें उसका बताओ? उसको कहां से पकड़ के लाएं? निजाम मर जाएगा तो क्या एक्सेशन नहीं होगा? रूलर का परिवार खत्म हो जाएगा तो क्या एक्सेशन नहीं होगा? भैया काम सब चलेगा। इसलिए वो एक मैकेनिज्म थी। आप उसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, तो आप उसको पॉलिटिकल पावर जिनके लिए आप, ये सिब्बल साहब या जो मुकदमा लड़ रहे हैं, मैं सिब्बल साहब को इसलिए नहीं कह रहा कि ही इज एन रिप्रेजेंटेटिव ओनली, वो केवल रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात पीछे से जब तक वेरीफाई नहीं होगी, कि पिटीशन साइन तो उन्होंने ही करी होगी ना जो पिटिशनर है, हमने तो केवल कोर्ट के सामने उसका प्रकटीकरण किया। तो सवाल यहां पर यह है, क्या वो नेहरू जी की अथॉरिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नेहरू वाज द पॉलिटिकल एंड दैट इज व्हाई ही डिड सो। क्या वो पटेल की अथॉरिटी पर खड़े कर रहे हैं? अगर नेहरू और पटेल की अथॉरिटी पे खड़े कर रहे हैं, तो शेख अब्दुल्ला को क्यों भाई हीरो बना रहे हो? ही वाज आल्सो द पॉलिटिकल पर्सन, और वो तो ऐसा पॉलिटिकल पर्सन था जो जेल में था। नेहरू ने चिट्ठी लिखकर राजा से कहा जेल से निकाल कर, इसको जेल से निकाल कर प्रधानमंत्री बनाओ, मेरा दोस्त है। तो नेहरू ने भी पॉलिटिकल आदमी चुन लिया। अब आप कह रहे हो नहीं शेख अब्दुल्ला की वजह से ऐसा हो गया, तो वो तो पॉलिटिकल क्रिमिनल था, जेल में था, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था, नेहरू ने जबरदस्ती उसको बिठाया। और जिस राजा की बात कर रहे हो आप,
वही शेख अब्दुल्ला, अभी जितना राजा रूलर सब कर रहे हैं ना सॉवरन, वही शेख अब्दुल्ला ये डिक्लेयर करता था कि हमने राजा भगा दिया यहां से। आपने सॉवरन जिसको बता रहे हो उसकी तो ऐसी तैसी का डली उस समय, उसको भगा दिया वहां से, और आप कह रहे हो अब हम सॉवरन हो गए। तो तुम तो अक्रांता हो गए इस हिसाब से, फ्रॉडियल हो गए, जबरदस्ती करने वाले हो गए, इन्वेटर हो गए। वो पाकिस्तान ने इन्वेशन किया था और ये पॉलिटिकल इन्वेशन था, यही कह रहे हो क्या? इन इंटरप्रिटेशंस का कोई मतलब नहीं होता। अब देखो वो जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद एक प्रोसेस था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू होना था, वो लागू हो गया। 370 एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म थी जिसके माध्यम से वहां कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना था, और जिस सॉवरेन की बात कर रहे हैं सबसे पहले सॉवरेन ही वहां लागू हुआ। एक कुछ आर्गुमेंट ऐसे भी आए कि वो आर्गुमेंट ऐसे थे जो कि पाकिस्तान आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रोपेगेंडा के लिए यूज करता है, मसलन कि जम्मू कश्मीर में अगर कुछ करना है तो जनता की राय ली जाए, और कपिल सिब्बल ने तो ब्रेक्सिट जैसे जनमत संग्रह का भी हवाला दे दिया। तो ये, हालांकि सीजीआई ने इस पे ऑब्जर्वेशन बहुत बुरा किया, बहुत बुरा तरह से उन्होंने कहा वी कांट एक्सेप्ट इट, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्लीविसाइट या रेफरेंडम का विषय ही नहीं है, हमारा प्रोसेस ही नहीं है। हमारा प्रोसेस तो ये है हम चुनकर संसद में भेजेंगे वो करेंगे। हमारा प्रोसेस ये नहीं है कि हम रेफरेंडम करवाते हैं। डोंट इक्वेट विद ब्रेक्सिट, वो वहां का फॉर्मूला होगा, हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए उसका तो यहाँ इक्वेशन ही नहीं बनती। अब जहां तक वो कहते हैं कि सॉवरेन जनता है वहां की, तो मैंने आपको कहा कि भैया वहां 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं, ठीक। उस समय मेरे ख्याल से 60 लाख हुआ करते थे, क्या 30 लाख, 4 लाख, 5 60 लाख जो भी थे। अब तो जब सॉवरेन 1950 में आप प्रेम मिल वहां पर इन्फोर्समेंट में ले आए, तो वी द पीपल सॉवरेन हो गए सर, पूरे देश के। जम्मू, अब आप बताओ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का सॉवरेन हूं पूरे देश में? भैया मैं पूरे देश का सॉवरेन हूं। आप हरियाणा से आओगे तो आप हरियाणा के सॉवरेन हैं, वो जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के सॉवरेन हैं। कल को मैं कहूंगा मैं अपने मोहल्ले का सॉवरेन हूं, परसों मैं कहूंगा मैं अपने घर का सॉवरेन हूं। तो भैया मैं तो अपने घर का सॉवरेन हूं नहीं हूं? हर कोई है। फिर घर वाले कहेंगे कि भाई तू अपना कर ले, तो मैं अपने ही सॉवरेन हो जाऊंगा, बस हो गया, टहलता रहूंगा अपना अकेला सॉवरेन। ऐसे डेफिनेशंस नहीं लगती, डेफिनेशन लगती वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत एक यूनिट है और वो यूनिट आपने स्वीकार की है, इसलिए 140 करोड़ सॉवरेन हो गए। अब जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख सॉवरेन नहीं है कि भाई जम्मू कश्मीर के लिए हम सॉवरेन है, बाकी के लिए सब आप सॉवरेन है। ये परिभाषा उनकी नहीं चलती, क्योंकि सॉवरेन आपने वहां लागू कर दिया। एक और बड़ी अजीब गरीब सी स्थिति पैदा तब हुई जब मनीष तिवारी खड़े हुए अपना आर्गुमेंट लेकर। पता चला कि वो जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट राज्यों से संबंधित जो आर्टिकल 371 है उसको इक्वेट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये हट गया तो आगे और भी कुछ हो सकता है। एप्रीहेंशंस पे बात हो रही थी, और जज साहब का जो पूरी बेंच का जो रिएक्शन था वो भी देखने लायक था। ये स्थिति कैसे पैदा हुई कि एक तरीके से जिसका कोई लेना देना नहीं केस से, और जबकि पूरा स्पष्ट था, और ऐसे लर्नड एडवोकेट अगर इस तरह की बात करते हैं तो नहीं, देखो उस वक्त आप कोर्ट में थे तो क्या लर्नड तो हम आपको भी कहते हैं और अपने आप को भी कहते हैं, लेकिन ये तो बेंच डिसाइड करती है कि हम कितने लर्नड है, कहने के लर्नड है या वाकई में लर्नड है। एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन अरुणाचल के एक्स मिनिस्टर की जम्मू कश्मीर के लिए और काउंसिल रहने वाला पंजाब का, जिसका जम्मू कश्मीर से लेना देना सॉवरेन होने के नाते है, देश का नागरिक होने के नाते तो है, लेकिन भैया अरुणाचल वाले को जम्मू कश्मीर की चिंता, ये तो हमारे देश में हो सकता है, ये तो खुद में बता रहा है कि हम भारत के लोग हैं, एक बात। दूसरा, वो जो करने आए थे, वो कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया मुझे लगता है कि वो करने आए थे पॉलिटिक्स। वो जम्मू एंड कश्मीर का सबमिशन ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा यू डू हैविंग एनी सबमिशन फॉर द आर्टिकल 370 एंड आई डोंट थिंक दैट यू हैविंग एनी सबमिशन फॉर आर्टिकल 370। तुम्हारा आर्टिकल 370 कहने के लिए कुछ है नहीं तुम्हारी पूरी पिटीशन में। तुम तो ये कहने आए कि साहब जम्मू एंड कश्मीर में ये कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में भी कर दोगे, और मणिपुर उन्होंने छेड़ दिया। भाई देखो, जहां पर स्थिति खराब हो, आप यहां सुप्रीम कोर्ट अगर उसको उनकी 4 बातें सुन लेता तो वहां जम्मू कश्मीर में, वहां नॉर्थ ईस्ट में उधम हो जाएगा खाली पीली। आप डिस्टर्ब कर रहे लोगों को। तो
सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी जजेस ने एकदम रिएक्ट किया और सॉलिसिटर जनरल ने उठकर खड़े होकर कहा कि आई हैव एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हम स्पेशल और टेम्परेरी को नहीं मिलाने जा रहे, स्पेशल को हम कतई नहीं छूना चाहते, उसकी कोई बात भी नहीं करना चाहते, हम केवल टेम्परेरी को हटाने, आप टेम्परेरी पर बात करो। तो स्पेशल और टेम्परेरी में फर्क नहीं, टेम्परेरी का मतलब है टेम्परेरी हैज टू गो, स्पेशल का मतलब है वी आर गिविंग सम प्रिविलेज टू यू, तो हम तुम्हें कुछ प्रिविलेज दे रहे हैं, वो और टेम्परेरी बनाए वो दोनों कैसे इक्वेट कर सकते हो। तो कोर्ट ने कहा, जो वो जब ज्यादा थोड़े तेज हो गए तो कोर्ट ने तब तक ऑर्डर लिखवा दिया, वी आर क्लोजिंग दिस बिकॉज देयर इज नथिंग टू से ऑन आर्टिकल 370 एंड वी आर नॉट डीलिंग हियर द स्पेशल स्टेटस ऑफ एनी स्टेट। एक और ऑब्जर्वेशन 10वें दिन देखने को मिला कि पहले 9 दिन जो पिटिशनर थे तमाम, उन्होंने अपनी पक्ष रखा कि किस तरीके से हटाना गलत है। सरकार पक्ष ने किसी ने इंटरवीन नहीं किया है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन जैसे ही सॉलिसिटर जनरल बोलना शुरू हुए, लगातार 2 बार 3 बार कई बार लगातार कपिल सिब्बल की तरफ से और दूसरे वकीलों की तरफ से लगातार दखलंदाजी हो रही है, एक तरह से फ्लो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और तर्क क्या है कि नई सबमिशन नहीं कर दी गई है, तो उसको कोर्ट कैसे देख रही है जो लगातार? नहीं, देखिए ऐसा है, अब 2 चीजों में फर्क बताइए। पहला ये है जो उनका बीच बीच पे इंटरवेंशन, उस पर मैं कह रहा हूं, नाउ द कोर्ट हैज टू डू द कंप्लीट जस्टिस और इट्स अ प्लेग्राउंड। खेल का मैदान है, ऐसे मार दोगे तो पेनल्टी हो जाएगी, वैसे मार दोगे तो फाउल हो जाएगा, तो ये प्लेग्राउंड है, ये कंप्लीट जस्टिस का स्थान है। आप 1,30,00,000 लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनका और 140 करोड़ के देशवासियों को लेकर भविष्य तय कर रहे हैं। तो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो उस समय ये लग रहा था कि भाई सॉलिसिटर जनरल ने आपके पूरे आर्गुमेंट होने के बाद नए सिरे से थोड़ा सा उसके डेट ऑफ लिस्ट चेंज किया। डेट ऑफ लिस्ट में उन्होंने ये कर दिया, उनके थोड़े एक्सप्लेनेशन साथ में कर दिए, तो वो 18 पेज का पहले उनका था, वो 139 पेज का हो गया, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन साथ में जोड़ दिए, ताकि मैटर शुरू करने से पहले देयर मस्ट बी एन फुल पिक्चर ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जो अच्छे वकील होते हैं उनका पहला गुण ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द रॉ डेटा टू द बेंच, देन विल डू द एनालिसिस। तो रॉ डेटा देने के लिए जो चीजें मिसिंग थी उनकी साइड से, या जो चीजें उन्होंने आधी बताई थी, जो उन्होंने सिलेक्टिव पढ़ के सुनाई थी, उनको पूरा कर दिया उन्होंने, ताकि बेंच हैव टू रीड एज ए होल। भाई मैं आपका चेहरे का एक साइड देखकर बात करूं तो मैं आपको कैसे पहचानूंगा दूसरे साइड में दाग है कि नहीं है? तो पिक्चर मस्ट बी फुल, पूरी पिक्चर आनी चाहिए। इसलिए आप देखो कि जो ये रहते हैं ना, फॉर्म भरता है तो वो कहता है स्ट्रेट फोटो भेजना, ऐसे 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 तिरछी उर्ची नहीं होती, क्योंकि पिक्चर पूरी आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए। तो भाई सॉलिसिटर जनरल एक हिस्टोरिकल पिक्चर कोर्ट के सामने रख रहे थे, दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्गुमेंट। अभी उन्होंने आर्गुमेंट शुरू भी नहीं किया। समस्या ये है कि वो पिक्चर ही पिटिशनर का 80% जो उनका नैरेटिव था वो ध्वस्त कर रही, क्योंकि जो वो सेलेक्टिव पढ़ रहे थे वो जैसे ही पूरा होगा तो उनका सेलेक्टिव जो है वो इनफ्लैक्चुअस टाइप हो जाएगा, अरे यार ये क्या था। तो उनको ये लग रहा है कि हमने कोर्ट को आधा अधूरा और सेलेक्टिव पढ़वा के कन्विंस कर लिया है, और ये जब पूरा आएगा तो वो जो कन्विंस उन्होंने 9 दिन किया वो पूरा बेकार हो जा रहा है। इसलिए वो प्रोसीजरल मैकेनिज्म पर आ गए, ना कि जस्टिस पर। वी आर द एडवोकेट टू असिस्ट द कोर्ट, हम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए हैं। बिकॉज वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम कोर्ट के हम ऑफिसर हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कोर्ट को असिस्ट करें। अगर कोर्ट के पास डेटा कम है तो उसको पूरा करें, लेकिन कोई वहां सिर्फ केस जीतने आया है, कोर्ट को असिस्ट करने नहीं आया, तो दे मस्ट हैव द प्रॉब्लम
उनको ये समस्या होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो कहेंगे साहब हमने तो जितना पढ़ाया था आपने पहले क्यों नहीं कहा, आपने वो क्यों नहीं किया, आप ये और कैसे ले आए, आप पूरी बंदूक क्यों दिखा रहे, आप पूरे पिक्चर क्यों दिखा रहे, पूरा सच क्यों दिखा रहे, हमने जितना दिखाया था उतने ही के आधार पर जो दिखाया गया है। तो 70 साल से जो नैरेटिव तय किया वो हमने आपको बता दिया, आप ये दूसरा ले आए। अब चूंकि आर्गुमेंट शुरू हो चुका है सरकारी पक्ष का, चूंकि आपने 15 साल का अध्ययन आपका है, रिसर्च है, अध्यापन है और उसको पब्लिक के बीच ले जाने का अनुभव है, क्या वो विषय हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं जो अब आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A की कॉफिन में आखिरी नेल साबित होने वाले हैं? आपका ऑब्जर्वेशन मैं पूछ रहा हूं, सरकार का पक्ष जो है वो आएगा, देखिए आपकी तरफ से मजबूत आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? सिंपल सी बात, एक लाइन की, इफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, 273 जिसकी वजह से ये चैलेंज होने आया वो गलत हैं, तो पिछले 75 साल में 100 से ऊपर गलत हो चुके हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने की मैकेनिज्म ही इस्तेमाल करी सरकार ने। उन्होंने तो आर्टिकल 35 कैपिटल पॉकेट में से निकाल कर रख दिया था ऊपर से, जबकि 370 ये कहता है कि नाउ वी हैव टू अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन एंड व्हाटएवर। एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन में क्या एडिशन शामिल था, कितने सारे क्लॉज जोड़ दिए इन्होंने, कितने सारे, और आर्टिकल 35 कैपिटल ए जोड़ दिया जिससे जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले दलित 75 साल से दलित हैं, और केवल दलित नहीं है, स्वीपर का काम करने के लिए मजबूर है। They may have the PhD from Oxford, but if they want to do a job in Jammu and Kashmir, they can do for the sweeper work only. कहीं आपने सुना है कि संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि साहब आप पैदा जिस परिवार में हुए कितना ही पढ़ लेना, आपको करना स्वीपर का काम पड़ेगा? क्या भारत में ऐसी इनजस्टिस हो सकती है? स्वीकार छोड़ दीजिए, क्या सुना भी जा सकता है? जनता करती है, जनता के बीच में होता है, उसके लिए कानून है, इनको जेल भेजो। ये जो अथॉरिटीज ने उस समय कर दिया उसका क्या, जिससे लाखों लोग वंचित हो गए। पाकिस्तान से लाखों लोग हिंदुस्तान आए उस समय, जो जम्मू कश्मीर में रुक गए वो आज भी वंचित हैं। व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस इट वाज? उन्होंने प्रयास किया कि महिलाओं को अगर वो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर लेंगी तो काम खत्म, उनका सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, उनके बच्चों के भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा स्वीकार है? भैया मैं इंग्लैंड में अगर प्रॉपर्टी लेता हूं वहां तो मेरे अधिकार कोई खत्म नहीं कर पाता, मैं अमेरिका में प्रॉपर्टी रखता हूं वहां तो अधिकार खत्म नहीं कर पाता जहां का मैं नागरिक तक नहीं हूं, और जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगा। कमाल है। शादी करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करोगे तो आपके राइट रुक जाएंगे? उन्होंने किया। उन्होंने, आप सोच सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जो देश की प्रॉपर्टी हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी स्कॉलरशिप इस आधार पर रोक दी कि हम तय करेंगे। वजीफे, स्कॉलरशिप, मदद, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ रोक दिया। आपको किसी को मारना हो ना पॉलिटिकली कि वो जिंदा रहे लेकिन मर जाए, तो आप उसके 4 राइट छीन लीजिए कि वो अपना परमानेंट घर नहीं बना सकता, झुग्गी में रहेगा, कोई पैसा हो जाए झुग्गी में रहेगा, वो सरकारी मदद नहीं ले सकता, कुछ भी हो जाए सरकारी मदद उसको नहीं देंगे, वो एजुकेशन नहीं ले सकता, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। आप 4 अधिकार आपके छीन लिए जाएं तो आपका क्या बचा? आप तो फिर रिफ्यूजी हो गए, उनसे भी बदतर हो गए। ये उन्होंने किया है पाप, इस आर्टिकल 370 के आड़ में 35 से बनाकर। तो अगर वो पाप सही था तो 272, 273 पुण्य उसका पुण्य है कि वो उस जाति को खत्म कर रहा है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल दलित बनाने से रोक रहा है, भारत में महिलाओं बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार को रोक रहा है, भारत में उस समय पाकिस्तान से आए लोग जो हमारे भाई थे उन भाइयों को जस्टिस दे रहा है। और इनकी मंशा कब नहीं रही? ये तो अभी सीएए में इनकी मंशा देख लिया आपने कि भारत सरकार ने कानून बना दिया कि हम इनको नागरिकता देंगे, तो वो तो आप सोचो सन 1947 से पड़े हुए। और इसकी मजे की बात देखो, 35 कैपिटल ए बना 54 में,
और उसका रिट्रोस्पेक्टिव कानून बनाया 44 है। 44 कि 44 के बाद जो कोई जम्मू कश्मीर में आया होगा हम उनको कोई अधिकार नहीं देंगे। व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक इट इज कि 10 साल पीछे से नहीं लेंगे साहब। क्यों? क्योंकि 47 में लोग आए ना, तो उनको कैसे वंचित करेंगे? उनको वंचित करना। तो सिस्टमेटिक तरीके से वहां दसियों लाख लोग, एक इखलाक के ऊपर कोई काम हो जाता है यहां, सही या गलत, तो पूरे देश में आगजनी होती है। और आपने दसियों लाख लोगों को क्रैश करके रखा और आप कह रहे हो इट वॉज जस्टिफाइड बिकॉज वी आर सॉवरन, बिकॉज 370। तो क्या भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती कुछ? क्या भारत सरकार ने 272, 273 से जिम्मेदारी को पूर्ण किया है और उस जिम्मेदारी को मुझे लगता है पूरे देश को समझना चाहिए कि उन्होंने 75 साल के इस जो कूड़ा था, 75 साल का जो वहां नचाया था इन्होंने लोगों के साथ, महिलाओं बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ जो किया था, उसको सही करना पुण्य का काम है सर। ये पुण्य किया है उन्होंने। अब सही गलत तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, वो अलग बात है कि कानूनी पहलू क्या, प्रोसीजरल मैकेनिज्म क्या, लेकिन ये पुण्य किया। अगर 35A बनाना सही था, जो एक महान पाप था देश का, इतना बड़ा पाप देश में किसी राज्य में, किसी सरकार ने, किसी शासन में नहीं हुआ। अगर वो हो सकता है तो उसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए 272, 273 अगर उड़ा दिया तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य सरकार कोई कर नहीं सकती थी। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने भी इसी तर्क के आधार पर बात करनी शुरुआत की है। साफ तौर पर कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसका कंप्लीट वायलेशन ये दोनों आर्टिकल कर रहे थे, 370 भी और 35A भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, आपने 360 डिग्री इस अब तक की हियरिंग को समझाया, लोगों तक पहुंचाया बड़े आसान शब्दों में। और आगे अभी हियरिंग जारी रहने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, हम फिर से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।